गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इरुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट की सीरीज कर रहे थे। इसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 10 है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियाँ। चलिए डिस्कस करते हैं। वायुदाब माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। वायुमंडल को मिली बार अथवा तथा पास्कल में भी मापते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायुदाब एवं -49.7 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान होता है। तो इस तरह वायुदाब हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं समदाब रेखा किसे कहते हैं। वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो दाब प्रवणता कम होती है। नोट है, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध हैं। चलिए देखते हैं कौन इसके बारे में। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। ओके, चलिए फिगर देख लीजिए। यह है विषुवतीय निम्न 0 डिग्री पे और 23.5 डिग्री उपोष्ण उच्च है और 45 डिग्री पे उपध्रुवीय निम्न और फिर ऊपर ध्रुवीय उच्च। तो इसी तरह नीचे भी है। इस फिगर को देखते हुए नोट में देखते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अब केंद्रीय बल सर्वाधिक होती है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे ढकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। नेक्स्ट है उपोष्ण उच्च वायुदाब। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। फर्स्ट क्या है, विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। इसलिए यहाँ हवाएं ठंडी होती हैं। इसके दूसरे कारण में है पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। नोट में है, विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इस कारण यह है कि इसका कारण क्या है कि मध्य युग में
यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लाद कर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी, अतः जलयानों को भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे, तो इसीलिए इसको अक्षांश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं। इसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय उच्च वायु दाब। 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो ये था चारों वायुदाब पेटियां। अब नेक्स्ट आते हैं पवन पे। पवन पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है, अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता बल, कोरियालिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण एवं भूकर्षण। तो चलिए इसको कोरियालिस बल प्रभाव को जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियालिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 में किया। आगे देखते हैं, इस बल के प्रभाव अधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम कहते हैं। इसे बाइज-बैलेट नियम द्वारा भी समझ सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसकी दाईं ओर तथा निम्न दाब उसकी बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियालिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, अतः निम्न दाब और क्षेत्र और अधिक गहन के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। चलिए अब पवन के प्रकार देख लेते हैं। प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। तो यह है प्रचलित पवन। चलिए पछुआ पवन देखते हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है।
तो पछुआ पवन का सबसे ज़्यादा विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पे पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा कहते हैं। तो इनको गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा भी कहा जाता है। यह सभी नाम नाविक के द्वारा दिए हुए हैं। यहाँ देख लेते हैं स्थानीय शीतल हवाएं। नाम और स्थान, विली वाव ये अलास्का में इसका नाम है। बोरा एडियाटिक तट पे, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में कहते हैं। बुरान रूस में, बाइज दक्षिणी फ्रांस में, पैम्पीरो अर्जेंटीना में, फ्रियाजेम ब्राज़ील में, नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका में, पोनेंटी कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। पैपागायो मैक्सिको में कहते हैं। मैस्ट्रेल उत्तरी इटली में, नेवाडोस इक्वाडोर में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, सिस्टोन पूर्वी ईरान में, हबूब सूडान में, पुरगा टुंड्रा प्रदेश में, ये सब केप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र में। इसे टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये सब ठंडी हवाएं और स्थान जहाँ इसका नाम है दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक पवन। लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरियालिस बल और फेरेल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर यह विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो व्यापारिक पवन कोरियालिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं ध्रुवीय पवन। देख लेते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। मौसमी पवन देख लेते हैं। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती हैं उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर, ये सब मानसूनी पवनें हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्थल व समुद्र समीर समझते हैं। उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है और दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर होने पर स्थल समीर प्रवाहित होता है। तो रात्रि में स्थल समीर प्रभावित होता है और दिन में समुद्र समीर प्रवाहित होता है। ठीक है, स्थानीय पवन देखते हैं। प्रमुख गर्म स्थानीय पवन एक एक करके देख लेते हैं। चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फॉन, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो ये फॉन के बारे में था। अब हरमटन पवन देखते हैं। यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिराको।
सिरोको देखते हैं, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य स्थानीय नाम देखते हैं। खमसीन ये मिस्र में है, गिबली लीबिया में है, चिली ट्यूनीसिया में है, लेस्ट मोट्रिया में है, सिराको इटली में है और लेबेक स्पेन में है। तो ये सिराको के बारे में था। अब सिमुम, यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नेक्स्ट देखते हैं नार्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नेक्स्ट पे आते हैं सामल, यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। नेक्स्ट है सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। नेक्स्ट है कोयम्बैग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। जेट प्रवाह देखते हैं, इससे पहले ये देख लेते हैं कुछ अन्य गर्म हवाएं और उसका स्थान। तो ये है ट्रैमोंटेन, ये मध्य यूरोप में कहा जाता है, अयाला फ्रांस में, वर्गस दक्षिण अफ्रीका में, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में, बागयो फिलीपींस द्वीप समूह में, गारिज दक्षिणी पूर्वी ईरान में, लू उत्तरी भारत में, सोलैनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन में, सामून ईरान में। तो ये सब इन गर्म हवा है और उनके नाम हैं उन स्थानों के आधार पर। चलिए अब जेट प्रवाह देखते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर पर घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब देखते हैं वायु राशियाँ। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हों, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वाताग्र जानते हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। शीत वाताग्र देखते हैं, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है, इस संपर्क को शीत वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट है उष्ण वाताग्र। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट है अचर वाताग्र देखते हैं। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इसे अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, ऐसा वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। अधिविष्ट वाताग्र देखते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। नोट देखते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं।
और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठता है और बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। ठीक है, अब देखते हैं बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरती हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती हैं। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है, तो इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होती है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने शीतोष्ण चक्रवात देखा। अब नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होता है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील है। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, हिंद महासागर में ये चक्रवात के नाम से, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियाँ कौन सी हैं? तो फर्स्ट है बृहद समुद्री सतह, सेकंड है बृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, सेकंड है कोरियालिस बल का होना, थर्ड है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, फोर्थ है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र और फिफ्थ है समुद्री तल क्षेत्र तंत्र पर ऊपरी अपसरण। तो ये सभी दशाएं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के दशाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्रों को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। तो ये था चक्रवात के बारे में कि कैसे आता है और फिर कैसे वो समाप्त हो जाता है। वे चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। नोट, वह स्थान जहाँ से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं वो चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। चलिए देखते हैं बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर। ठीक है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। देखते हैं बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में, इसमें स्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में
वाताग्र प्रणालियाँ नहीं होती हैं। इसकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर हो सकती है, शीतोष्ण चक्रवात की, और उष्णकटिबंधीय की इसकी उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है और स्थलीय भागों में पहुंचने पर यह नष्ट हो जाता है। इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात से कम होता है। नेक्स्ट में है ये बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरब से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने देखा आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता देखते हैं। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बाई उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता इंटू 100। तो ये सापेक्ष आर्द्रता को दर्शाता है। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। नेक्स्ट है संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। तो मनुष्य के लिए आरामदायक सापेक्ष आर्द्रता 45% की होती है। चलिए, नेक्स्ट है संघनन। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह 2 कारकों पर निर्भर होता है। फर्स्ट है तापमान में कमी पर तथा सेकंड वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। तो संघनन 2 कारकों पर निर्भर करता है, तापमान में कमी पर तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। नेक्स्ट है ओसांक। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पाला या तुषार। जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। कोहरा है। नेक्स्ट, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांग से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। तो ये है कोहरा। नेक्स्ट है धुंध। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं बादल। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल जो है निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पच्छाप बादल। इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो पच्छाप बादल हमेशा
सफ़ेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट है कपासी बादल। यह रुई के समान दिखाई देते हैं। यह प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जाते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। यह शीर्ष इनका गुंबद नुमा होता है। स्तरी बादल, यह परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। नेक्स्ट है वर्षा बादल। वर्षा बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। यह मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं इसे। ऊंचे बादल। ऊंचे बादल में कौन से आते हैं? पछाप, पछाप स्तरी और पछाप कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल में स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य आते हैं। कम ऊंचाई के बादल में स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल आते हैं। नोट देखते हैं। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप क्या है? बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र है। आइए अब वर्षा के बारे में जानते हैं। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। तो ये तीनों प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये हैं संवहनी वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो देखते हैं फर्स्ट संवहनी वर्षा। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिनसे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वतकृत वर्षा। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा हो जाती है जिसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चक्रवाती वर्षा। चक्रवातों द्वारा होने वाले वर्षा को चक्रवाती या वाताग्री वर्षा कहते हैं। नोट, वर्षण जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिम तुलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा करकापात हैं। नेक्स्ट है कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। यह वर्षा जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। बादल फटना का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ये हो गया। अब नेक्स्ट है चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में देख लेते हैं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। चक्रवात
केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। इससे अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहते हैं। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। तो ये चक्रवात के बारे में था। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। टोर्नेडो, हरिकेन व टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं प्रति चक्रवात। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवात परिसंचरण कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगा। इससे वाताग्र का अभाव होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। नोट है, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप देख लेते हैं। दाब प्रति केंद्र में दाब की दशा और पवन की दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो चक्रवात केंद्र में निम्न दाब होता है और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। और प्रति चक्रवात में उच्च होता है, केंद्र में उच्च दाब होता है और घड़ी की सुई उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होगा और चक्रवात घड़ी की सुई के दिशा का अनुरूप होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तड़ित झंझा व टोर्नेडो। यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। यह अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु की प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। नेक्स्ट है भयानक तड़ित झंझा कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम दाब वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। यह जल एवं स्थल दोनों पर उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नोट, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोर्नेडो कहते हैं। यह हो गया। नेक्स्ट है हरिकेन। अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवातीय तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट है टाइफून। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर पर घंटा होती है। इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।